नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज को साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइबेरिया प्रायद्वीप के बारे में। मुख्य रूप से हम देखेंगे कि आइबेरिया प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश स्थित हैं, कौन कौन सी किस देश से सीमा लगती है, आसपास की वाटर बॉडी, इन सब के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि आइबेरिया प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश। तो देशों की अगर जो बात करेंगे तो आप देखेंगे जो फ्रांस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं फ्रांस दिख रहा है, फ्रांस है। और इसी के पास में एक छोटा सा देश है, इसको बोलते हैं अंडोरा। तो अगर जो ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप वो होता है, इसको पेनिनसुला बोलते हैं। प्रायद्वीप ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से जलराशियों से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं या पेनिनसुला बोलते हैं। तो उसमें जब देखेंगे तो ये वाला हिस्सा तीन तरफ से, इधर से भी हो, दक्षिण से भी हो, इधर से भी हो, तो देखेंगे तो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं। इसका नाम है आइबेरिया। आइबेरिया आइबेरिया प्रायद्वीप बोलते हैं। इस पर 4 देश स्थित हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप पर कौन कौन से हैं तो उनको जब हम देखेंगे तो स्पेन है, देखिए मैं लिखे दे रहा हूँ, स्पेन, पुर्तगाल, जिब्राल्टर और अंडोरा। ये 4 हैं। लेकिन अगर जो प्रश्न आ जाए पूछ ले कि इनमें से कौन सा देश स्थित है, कौन सा देश स्थित नहीं है, तो परीक्षा के प्रश्न के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा सही होगा। अगर जो 4 ऑप्शन है तो 4 तो हैं, लेकिन अगर जो फ्रांस भी ऑप्शन में दिया हुआ है, फ्रांस ऑप्शन में दिया हुआ है, और इनमें से अगर जो दिए हैं वो तो फिर इन्हीं सही हैं। लेकिन अगर जो पूछ लिया जाए फ्रांस भी दिया हुआ है, फ्रांस के बाद कोई और देश दिया गया, पूछा कौन सा स्थित नहीं है, तो आप बताएंगे कि जो और चौथा देश दिया, मान लीजिए मैं पूछ लिया जाए कि कौन सा देश आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है, तो मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस, इटली। तो आपको किस पे लगाना रहेगा, तो आपको लगाना रहेगा इटली पे। फ्रांस देखिए ऊपर का हिस्सा है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत फ्रांस भी आता है। लेकिन अगर जो पूछ लिया जाए कौन सा देश आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है, स्पेन, पुर्तगाल यहाँ पर लिख दिया जाए, या मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया जिब्राल्टर, तो फ्रांस सही हो जाएगा। तो क्योंकि फ्रांस को छोटा सा हिस्सा कह सकते हैं फ्रांस है, लेकिन मुख्य रूप से आपको जो यहाँ पर आपको पिरेनीज पर्वत दिख रहा है, यही डिवीजन करता है। आइए देखते हैं और आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात इसमें करेंगे स्पेन के बारे में, क्योंकि वही हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। स्पेन की राजधानी ये क्या है, मैड्रिड है। आसपास के वाटर बॉडी को देखेंगे तो स्पेन किससे सीमा लगाता है उनके बारे में देखेंगे, और कौन कौन से देश से आसपास वाटर बॉडी है उसको देखेंगे। तो अगर जो बात करेंगे स्पेन की सीमा से, तो एक तरफ पुर्तगाल, और यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा देश दिया जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, पुर्तगाल यूके के अधीन है, ये यूके। स्पेन की सीमा पुर्तगाल, जिब्राल्टर, अंडोरा, फ्रांस। कितने देशों से लगती है, 4 देशों से लगती है। और स्पेन और फ्रांस के बीच में अंडोरा है, ये भी याद रखिएगा। अब वाटर बॉडी की बात करेंगे, इस तरफ हम देखेंगे तो पूरा क्या है, अटलांटिक है, अटलांटिक। यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण की तरफ तो ये अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, और ये वाटर बॉडी जो दिखती है वो इसको जो बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि है, जो एक तरफ अटलांटिक और ये जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। ये क्या है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। तो जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच में, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में इसे, तो ये आप देख रहे हैं जिब्राल्टर जल संधि। और यहाँ पर 2 खाड़ियाँ स्थित है, एक है गल्फ ऑफ कैडिज और दूसरी है बे ऑफ जिब्राल्टर। 2 हैं, याद रखिएगा, एक है कैडिज की खाड़ी, दूसरी है जिब्राल्टर की खाड़ी है, दोनों की याद रखिए। इस तरफ और आएंगे तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा पूरा तो वैसे भूमध्य सागर ही है, लेकिन इसमें जब डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर आपको अल्बोरान सागर दिखेगा। कौन सा है, अल्बोरान, अल्बोरान सागर यहाँ पर दिखेगा। क्या दिखेगा, अल्बोरान सागर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तो ये हो गई बातें आसपास की वाटर बॉडी की जो मैंने बताई आपको। अब आइए देखते हैं, देशों की सीमा मैंने बता दी, वाटर बॉडी मैंने बता दी। अब इसमें जब हम देखेंगे तो और कौन कौन से, यहाँ पर बहुत सारे आपको पर्वत देखने को मिलते हैं, यहाँ पर नदियाँ देखने को मिलती हैं, एक फेमस पठार भी है। ये सब चीज़ें यहाँ की खास हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इसमें जब हम देखेंगे तो हमें और भी खासियत क्या है, अगर जो देखें तो यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, जब हम देखते हैं स्पेन में, तो यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में जब देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको पर्वत दिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें पिरेनीज पर्वत है। प्रश्न कैसे आता है, पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर स्थित है पिरेनीज पर्वत। यहाँ पर एक आइबेरियन पर्वत है, क्या है, आइबेरियन पर्वत। यहाँ पर आप दिख रहे हैं कैंटाबेरियन पर्वत है। कैंटाबेरियन पर्वत मुख्य रूप से आपको याद रखना है, कैंटाबेरियन पर्वत पुर्तगाल
और स्पेन दोनों में पड़ता है, कैंटाबेरियन। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लियोन पर्वत है, यहाँ पर सेंट्रल माउंटेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दक्षिण की तरफ देखेंगे तो बायटिक श्रेणी है, बायटिक है, याद रखिएगा, बायटिक श्रेणी है, इसको याद रखिएगा। बायटिक श्रेणी, आइबेरियन श्रेणी, पिरेनीज पर्वत, कैंटाबेरियन, लियोन, इनको याद रखिएगा। मध्यवर्ती क्षेत्र में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है मेसेटा का पठार है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसेटा का पठार या मेसेटो के पठार, जिस तरीके से प्रश्न आ जाए आपको बताना है, वैसे तो इसको आप मेसेटा का पठार याद रखिएगा। तो जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है वो किस पर स्थित है, मेसेटा के पठार पर स्थित है। और इस मेसेटा के पठार का जो विस्तार है वो स्पेन और पुर्तगाल दोनों में है, इसमें याद रखिएगा यहाँ पर। अब इसमें भी और डिवीजन मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन अब इसमें और करेंगे तो अपर मेसेटा, लोअर मेसेटा और मिडिल मेसेटा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर डिवीजन नहीं करूँगा। तो ये पुर्तगाल देख रहे हैं, पुर्तगाल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देख रहा है मेसेटा का पठार है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको मेसेटा प्लेटो बोलते हैं। और इस पे जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मेसेटा के पठार पर स्थित है। प्रश्न किस तरीके से आ सकते हैं, आइबेरिया प्रायद्वीप पर कौन सा पठार स्थित है, मेसेटा का पठार स्थित है। मेसेटा का पठार किस प्रायद्वीप पर स्थित है, आइबेरिया के प्रायद्वीप पर स्थित है। तो इस तरीके से स्पेन की राजधानी मैड्रिड किस पठार पर स्थित है, मेसेटा के पठार पर स्थित है। इस क्षेत्र में देखेंगे तो भूमध्यसागरीय जलवायु वगैरह पाई जाती है। यहाँ पर कई सारे आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जो शराब उद्योग यहाँ पर काफ़ी चरम पर रहता है। चरम का मतलब क्या, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता है। ये जो आसपास का क्षेत्र, यहाँ का फेमस शहर है बार्सिलोना, ये फेमस शहर है, इसको याद रखिएगा, बार्सिलोना यहाँ का फेमस शहर है। ये आप देख रहे हैं मैड्रिड, तो उसको भी आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ की जो प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से दो फेमस नदी है, एक है एब्रो, एब्रो निकलती कैटाबेरियन माउंटेन से निकलती है एब्रो नदी। अब इसमें प्रश्न आता है कि एब्रो नदी गिरती कहाँ है, तो कहाँ गिरती, भूमध्य सागर में गिरती है, निकलती है कैटाबेरियन माउंटेन से। कहाँ की फेमस नदी है, स्पेन की फेमस नदी है। दूसरी फेमस नदी की बात करेंगे तो तागुस नदी है, जो निकलती है सेंट्रल माउंटेन से, जो निकलते हुए आप देखेंगे तो गिर जाती है कहाँ पर, ये आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर में। तो ये किस तरफ बहती है, अटलांटिक महासागर में बहती है। इसमें प्रश्न दूसरी तरीके से ये बन सकता है, स्पेन की पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है वो सेंट्रल मतलब कि सेंट्रल माउंटेन से निकलने वाली तागुस नदी के मुहाने पर स्थित है। लिस्बन देखेंगे तो तट पर बिल्कुल राजधानी पड़ती है, लिस्बन बिल्कुल तट पर स्थित है। तो उसको भी आप याद रखिएगा, प्रश्न हो सकता है कैसे आ जाए, कुछ पता नहीं है, तो इसलिए आप उसको याद रखिएगा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखती है बे ऑफ बिस्के, जो मैंने बताया था फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। फ्रांस और स्पेन, नीचे हिस्सा स्पेन आप देख रहे हैं, ये हिस्सा फ्रांस आप देख ही रहे हैं। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है बे ऑफ बिस्के, प्रश्न पूछा जा सकता है। अंडोरा दो देशों की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिब्राल्टर है और ये अल्बोरान सागर है यहाँ पर, और जिब्राल्टर जलसंधि। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मोरक्को दिखेगा, मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप आपको दक्षिण की तरफ देखने को मिलेगा अब मोरक्को। और इसके यहीं पर आप देखेंगे तो इसका शहर है टैंजियर मोरक्को का, वो हम आपको मोरक्को में बता चुके हैं, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर आप और भी जब चीज़ देखेंगे तो द्वीपों की बात करेंगे। स्पेन को अगर जो इतिहास में उठा करके देखेंगे तो स्पेन में आपको मैं ज़्यादा इतिहास में तो आपको लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि विश्व पटल पर आप देखें तो इतिहास में तो दो देश फेमस हुआ करते थे पहले के टाइम पे, जो एक था स्पेन, दूसरा था पुर्तगाल। ये दो देश बिल्कुल कह सकते हैं एक अपने चरम पर थे। विश्व खोजकर्ता जो दुनिया के बड़े बड़े से हुए हैं वो सब यहीं से निकले हुए हैं। लेकिन आगे चल करके देखेंगे तो इंग्लैंड आता है, डच के लोग ये सब आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, लेकिन शुरुआती खोजकर्ता में आप देखेंगे तो नाम शुरुआत में आएगा पुर्तगाली का या तो फिर वो स्पेन के लोगों का। यहाँ पर एक फेमस शहर है, इसका नाम है टोर्डेसिलॉस। मैं बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। अब चूँकि इतिहास की बात है बता देता हूँ। टोर्डेसिलॉस संधि हुई थी। अब ये संधि भूगोल से भी जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बता दूं, स्पेन का एक शहर है टोर्डेसिलॉस। तो यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल के बीच में एक संधि हुई। उस संधि में ये बात कही गई, चूँकि पहले के टाइम पर होता ये तो था नहीं कि एक मानक निर्धारित कर दिया जाए कि आज के टाइम पे तो आप देशांतर अक्षांश देख लेते हैं और डिवीज़न कर देते हैं कि इसके इधर पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, इस तरह डिवीजन कर देते हैं, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन भी हो सकती है आज के टाइम में। पुराने के टाइम पे ऐसा तो था नहीं, एक्यूरेसी इतनी मेंटेन नहीं हो सकती थी। टोर्डेसिलॉस में पुर्तगाल और स्पेन को लेकर के दोनों के बीच में एक संधि हुई। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जगह पड़ती है, इसको बोलते हैं केप वर्डे।
केप वर्डे द्वीप है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केप वर्डे। तो केप वर्डे द्वीप है, अफ्रीका का एक देश भी केप वर्डे। तो उसमें संधि को एक मानक बनाया गया कि केप वर्डे के जो पश्चिमी किनारे पर जो भी देश की खोज की जाएगी उस पर स्पेन का अधिकार होगा, और पूर्वी किनारे पर जो खोजे जाएंगे वो पुर्तगाल के अधीन रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, संधि तो हो गई, लेकिन कोई, मैंने बताया कि देशांतर का मानक सही से निर्धारित करने के लिए था नहीं, बस ब्राज़ील की खोज हुई। ब्राज़ील की खोज में क्या हुआ, ब्राज़ील आप देखेंगे तो केप वर्डे के पश्चिमी किनारे पर ही आएगा, पूरब में तो आएगा नहीं, लेकिन इस पर स्पेन का अधिकार हो गया। क्यों? क्योंकि देशांतर का सही से बिल्कुल आकलन आप कर नहीं सकते थे। इसलिए आप देखेंगे तो जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में आज भी देखेंगे तो पुर्तगाली बोली जाती है, जबकि उसके आसपास के देशों में आप कोस्टा रिका ले लीजिए, कोस्टा रिका या मान लीजिए इक्वाडोर ले लीजिए, आप बोलीविया ले लीजिए, उनके आसपास के देशों में स्पेनिश बोली जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्पेन के अधीन थे, लेकिन बड़ा देश ब्राज़ील किसके अधीन आ गया था, पुर्तगाल के अधीन आ गया था। इसीलिए कहते भी हैं कि पुर्तगालियों को ब्राज़ील मिल जाने की वजह से उन्होंने भारत की तरफ से अपना ध्यान धीरे धीरे खिसका दिया था, और वो फिर वो ब्राज़ील की तरफ फोकस करने लग गए थे। तो ब्राज़ील किसके अधीन था, पुर्तगाल के अधीन था। तो टोर्डेसिलॉस की संधि है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया पुर्तगाल और किसके बीच में, स्पेन के बीच में हुई थी। और ये आप बाउंड्री लाइन में देखिए, छोटा सा देश है पुर्तगाल, राजधानी क्या है, लिस्बन है। किस नदी के किनारे, तागुस नदी के किनारे। देखिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अब चूंकि बात है कि कई जगह बार लोग कमेंट करते हैं कि मतलब वीडियो इतनी छोटी क्यों बनाते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो को खींच करके 1 घंटा भी कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें बताई जा सकती, बहुत सी चीज़ें बताई भी जा सकती, वरना और भी बातें इसमें घुमाते जाइए, अभी एक एक चीज़ पकड़ लीजिए, उसमें बताते चले जाइए। तो मैं आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता, बताने की कोशिश यही रहती है कि जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को बताया जाए, निचोड़ आपको प्रस्तुत किया जाए, ताकि कम समय में ज़्यादा जानकारी आप ले सकें। वरना वीडियो खींचने का उद्देश्य हो तो आराम से वीडियो 1 घंटे की बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें आपको भी उतनी दिलचस्पी रहेगी नहीं और कोई मतलब निकलेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा जानकारी मिले। आप किताब पलटेंगे, स्पेन पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं जानकारी आपको बता रहा हूं, ऐसे मानचित्र आपको किताब में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी जो उसमें नहीं बताई जाएंगी। इसलिए कहने का मतलब ये कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब तो ये सेक्टर तो ख़त्म हो गया, जो नया सेक्शन शुरू होगा वो मैं आपको बता दूँ, मैं शुरू करने वाला हूँ स्कैंडिनेविया। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा स्कैंडिनेविया में, हम बात करेंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की। हम इन तीनों देशों की बात करेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नेक्स्ट वीडियो है, आप लोग देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। नॉर्वे के बारे में, स्वीडन के बारे में, फिनलैंड के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी आपको देंगे। उसके बाद हम बाल्टिक राज्य की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी रहने वाला है। तो यूरोप को हम विस्तृत रूप से काफ़ी अच्छे से ख़त्म करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में जितने भी प्रश्न यूरोप से रिलेटेड आएँ आपके सभी सही हो जाएँ, कोई प्रश्न गलत ना हो। क्योंकि आजकल के टाइम पे यूरोप में कई सारी नदियाँ हो गई, बहुत सारी आजकल छोटी छोटी नहरें यूरोप में बड़ी हो गई हैं, उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, और यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर भी प्रश्न आ जा रहे हैं। इन सब के बारे में आपको हम विस्तृत रूप से जानकारी बताएंगे, ताकि आपके प्रश्न कोई गलत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।